हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हम लोग इसमें एसएससी सीएचएसएल 2023 का इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग करने जा रहे हैं 9 अगस्त। 9 अगस्त का कौन सा शिफ्ट फर्स्ट है? 9 अगस्त का शिफ्ट फर्स्ट मतलब कि ये हमारा 21st सेट होगा। इसके पहले हम 20 लगा चुके हैं। कुल हमारे 40 सेट हैं। CHSL 2023 में 40 सेट हुए थे, जिसमें से कि 20 पूरे कर चुका हूँ। अब सेकेंड हाफ में हमारी एंट्री हो रही है। अच्छा, इसके अलावा 2022 के भी हमने सारे के सारे सेट लगाए हैं। अच्छा, 2022 और 23 के केवल CHSL ही नहीं, CGL भी हो चुका है, स्टेनो भी हो चुका है, MTS भी हो चुका है। 22 के कुछ पेपर बाकी हैं, अभी उसके नहीं करवा पाया हूँ कुछ कारणवश। अच्छा, 2023 का IB का भी पेपर करवा दिया हूँ और CPOSI का भी करवा दिया हूँ। तो इतने सारे डिस्कशन हैं कि आप, हमको लगता है 6 महीने तक लगातार करते रहेंगे तब भी वो ख़त्म नहीं होगा। आप सारे के सारे डिस्कशन करिएगा, जो आप चाहे जो भी एग्ज़ाम देते हो पेपर सारे करिएगा, क्योंकि पेपर बनाने वाली टीम वही होती है। अगर आप एक साल के सारे CGL, CHSL, MTS, स्टेनो सारे का सारा पेपर एक साल का पूरा लगा देते हैं चारों ऑप्शन के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि अगले साल आपको कोई नई वोकैब मिलेगी। ठीक है, चलिए। तो PDF आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा। PDF कहाँ से मिलेगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऑफ PDF दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पर डेली दोपहर में मैं इसका PDF डाल देता हूँ। ठीक है, वही 3-4 बजे तक PDF डाल देता हूँ, शाम को 7 बजे आपकी वीडियो आती है, तो 2-3 घंटे पहले डाल देता हूँ। आप PDF सॉल्व कर लिए होंगे इसके 25 क्वेश्चन, आई होप सो। और चलिए देखते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपका पहला डिस्कशन, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं साइनोनिम। साइनोनिम किसका है? ये अंडरलाइन देखो, ये एक वर्ड दिया हुआ है मेक शिफ्ट। तो मेक शिफ्ट का क्या मतलब होता है? देखो, मेक शिफ्ट का मतलब होता है जैसे कोई चीज़, किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है और वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो उसकी जगह जो काम कर देता है उसकी जगह पर, मतलब ये थोड़ी देर के टेम्पोरेरी काम करने के लिए। सपोज करिए जैसे आप कहीं से ग्रेजुएशन करते हैं, आपने BSc की, BA किया, BCom किया, कुछ भी किया, आपका रिजल्ट आ गया, आपको कहीं वो सर्टिफिकेट लगाना है, लेकिन सर्टिफिकेट अभी नहीं बना है। तो जब आपकी डिग्री बनती है तो डिग्री के पहले जब आपको काम चलाऊँ ज़रूरत पड़ती है तो एक प्रोविजनल डिग्री बनती है। ठीक है ना, क्या बनती है? प्रोविजनल डिग्री बनती है। वही है, उसी को कहते हैं मेक शिफ्ट। तो ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ? ये प्रोविजनल दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है। रिसोर्सफुल, रिसोर्सफुल का मतलब होता है साधन संपन्न। ठीक, जैसे आपके पास, जैसे सपोज आप पढ़ रहे हैं, तैयारी करते हैं, आपके पास सारी किताबें होनी चाहिए, ठीक है, कुर्सी मेज होना चाहिए, अब हर महीने की करंट अफेयर की मैगजीन आ जानी चाहिए। तो ये क्या होता है? अगर आपके पास ये सारी सुविधाएं हैं तो आप रिसोर्सफुल हैं। ठीक। परपेचुअल का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है, बिना रुके होता है, लगातार होता है। इनकंसिडरेट, देखो जरा, कंसिडरेट इतना जो लिखा होता है ना, कंसिडरेट, इनको छोड़ करके जो कंसिडरेट है ये होता है कंपैशनेट के लिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसे दूसरों से हमदर्दी होती है, दूसरों से सहानुभूति होती है। अ पर्सन हु इज़ काइंड टू अदर्स, अ पर्सन हु हैज़ फीलिंग फॉर अदर्स है, अ पर्सन हु इज़ कंपैशनेट फॉर अदर्स, हु इज़ सिंपैथेटिक फॉर अदर्स, उसी को हम लोग कहते हैं कंसिडरेट पर्सन। ठीक है। तो अब इनकंसिडरेट का मतलब क्या हो गया? एक तरह से अ पर्सन हु इज़ विदाउट पैशन, अ पर्सन हु इज़ विदाउट कंपैशन, अ पर्सन हु इज़ विदाउट सिंपैथी, जिसके अंदर हमदर्दी, सहानुभूति नहीं होती, वो इनकंसिडरेट होता है। ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? 2 वाला हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। 2 में क्या करना है? आपको साइनोनिम बताना है। फिर से साइनोनिम, किसका साइनोनिम बताना है? ये दिया हुआ है एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब क्या होता है? महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी का मतलब क्या हुआ? आपकी उम्मीदें, आपकी आकांक्षाएं बहुत ऊंची है। महत्वाकांक्षी मतलब क्या हुआ? बहुत ऊंची ऊंची। अब मतलब आप सपने देखते हैं कि हम करोड़पति बनेंगे, विकसित भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये महत्वाकांक्षी होता है। अब यहाँ लिखा ही एस्पायर्स टू बी अ फ्यूचर डिप्लोमेट। यही एस्पायर्स का मतलब क्या होता है? महत्वाकांक्षा रखना। वो आशा करता है कि हम फ्यूचर में ये बनेंगे। क्या बनने के लिए सोच रहा है? फ्यूचर डिप्लोमेट, बट ही विल हैव टू इम्प्रूव
हिज डिसीजन मेकिंग स्किल। ऐसा करने के लिए उसको अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल को इम्प्रूव करना पड़ेगा। खाली महत्वाकांक्षाएं रखने से कुछ नहीं होता, उसके लिए आपको आग में तपना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है आपका, एम्बिशियस में आपको क्या मिला, एस्पायर्स। देखिए एम्बिशियस जो होता है ना, ये एक्चुअली एडजेक्टिव है। गलती क्या हो रही है इसमें, एडजेक्टिव, और ये क्या है, एस्पायर्स है वर्ब। ठीक, लेकिन अब इसमें जो जहाँ भी लगा होगा आपको इसकी मीनिंग का लेना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे जब सेंटेंस में आता है तब पार्ट्स ऑफ स्पीच का आप नहीं देख पाएंगे। जब केवल ये वर्ड दिया होता और 4 ऑप्शन दिए होते तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मैच करना था। फिलहाल इसमें एस्पायर्स के अलावा और कुछ होगा नहीं, इम्प्रूव होगा नहीं, डिसीजन होगा नहीं, ना तो स्किल होगा, एस्पायर्स ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन बच्चा क्या है, अगले क्वेश्चन में देखो, दैट कैन सब्स्टिट्यूट। इतना देखने से हमें पता चल जाता है कि जो अंडरलाइन पार्ट है इसको सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, सेंटेंस देखिए, लिखा है कि द फॉल ऑफ रंजीत, मतलब रंजीत कोई व्यक्ति है जिसके कैरियर में गिरावट आती है। किस लिए, फॉर पिटी मटेरियल बेनिफिट्स। पिटी मटेरियल, पिटी मतलब क्या हुआ, पिटी मतलब मामूली, क्या होता है, मतलब लेस इंपॉर्टेंट, मामूली, मामूली मटेरियल बेनिफिट के लिए जो उसकी में गिरावट आई है। वॉज रियली इग्नोनिमियस, तो इग्नोनिमियस का मतलब क्या होता है, कंडेमेबल। कंडेमेबल, कंडेम करना क्या होता है, किसी की आलोचना करना, ये कंडेम होता है। कंडेमेबल का मतलब क्या होगा, आलोचनीय, निंदनीय। अरे यार आलोचनीय हमने बना दिया, हाँ ठीक है हो जाएगा। आलोचनीय, निंदनीय, मतलब कोई ऐसा काम जिसकी हम आलोचना करें, जिसकी हम निंदा करें, मतलब खराब काम है ये कह सकते हैं। तो मामूली मटेरियल प्रॉफिट के लिए, मटेरियल बेनिफिट के लिए जो उसके अंदर वो गिरावट आई है, जो मतलब पतन आया है, वो क्या है, वो बहुत ही आलोचनीय और निंदनीय है। इसके लिए साइनोनिम ढूंढो। तो अनफाल्टरिंग, अनफाल्टरिंग मतलब होता है अडिग होता है, एकदम जो एकदम रिजोल्यूट होता है, जो बिल्कुल इधर उधर नहीं होता, हटता नहीं, उसका मोमेंटम मेंटेन रहता है, जिसका मोमेंटम नहीं टूटता। फल्टरिंग का मतलब क्या होता है, अगर हम अन हटा दें, फल्टरिंग का मतलब मोमेंटम टूटना होता है। अनफल्टरिंग जिसका मोमेंटम नहीं टूटता है, कंटिन्यूअस मोमेंटम बना रहता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अम्यूजिंग जो इंटरटेनिंग है, इंटरेस्टिंग है, ये भी नहीं लगेगा यहाँ पर। अब क्या होगा, रिप्रीहेंसिबल, व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रीहेंसिबल। तो रिप्रीहेंसिबल का मतलब वही है, रिप्रीहेंस मतलब होता है कंडेम करना, रिप्रीहेंड का मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब होता है कंडेम करना, किसी की आलोचना करना, किसी की खिंचाई या बुराई करना, क्रिटिसाइज करना, ये कंडेम करना हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन तो मिल रहा है ना, थर्ड का थर्ड मिल गया। और इग्नोरेबल, इग्नोरेबल का मतलब क्या होता है, मतलब कोई इतना मामूली सी बात है जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब आपको आपका साइनोनिम मिल गया कि नहीं मिल गया। इग्नोनिमियस का मतलब होता है कोई चीज़ जो कंडेमेबल हो, जो जिसको क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए, वो हो गया आपका रिप्रीहेंसिबल। तो कंडेम करना, रिप्रीहेंड करना, ये सब एक ही मीनिंग होते हैं। ठीक है, चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है भाई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का दिया हुआ है। ठीक, चलो सेंटेंस क्या है, थोड़ा सा ही तो छोटा, इन्होंने पूरा कर देते हैं। चलो, एन ऑर्गेनाइजेशन, WHO, इन्होंने कहा कि WHO एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो रेज करती है, दैट रेजेज मनी फॉर अ पर्टिकुलर काज, जो किसी खास पर्पज के लिए। जैसे अभी कोरोना फैला था तो उसके लिए क्या करते, गरीब देशों को मदद करने के लिए ये क्या करते, पैसा इकट्ठा करते। कहीं कोई दिक्कत होती है, कहीं बाढ़ आई होती है, तो उसके लिए लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, पैसा रेज करते हैं। तो एक तरह से ये इस तरह के पैसे को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के पैसे को हम लोग कहते हैं फंड। ठीक है ना, चलो तो डोनेशन तो नहीं है, ये चंदा नहीं है, और वॉलंटियर भी नहीं है। वॉलंटियर मतलब होता है स्वयं सेवा करना, अपनी ओर से आप मदद करते हैं किसी को, वॉलंटियर स्वयं सेवक होते हैं। चैरिटी, दान होता है, ये भी नहीं होगा। फंड रेजर, फंड रेजर का मतलब क्या हुआ, जो किसी की ज़रूरत के लिए पैसों का इंतज़ाम कर देता है, उसको फंड रेजर कहते हैं। और WHO का यहाँ पर जो काम लिखा हुआ है वो फंड रेजर का काम लिखा हुआ है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पे लिखा हो ना, रेजेस मनी फॉर पर्टिकुलर काज, तो ये हो जाएगा फंड रेजर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चा, और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्या करना है फिर वही, दैट कैन सब्स्टिट्यूट। ठीक, और यहाँ क्या लिखा है, मोर बेटर।
तब तो गलत समझ में आ गया होगा ना, मोर और बेटर एक साथ में दिख रहा होगा। ये ऐसी गलती है जो बहुत पहले पूछी जाती थी, बीच में छोड़ दिया था एसएससी ने इस तरह की गलतियां पूछना, फिर पूछने लगे हैं। देखो बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक। मोर क्या है, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है। तो कंपैरेटिव एडवर्ब बिफोर कंपैरेटिव एडजेक्टिव, सवाल ही नहीं पैदा होता, डबल कंपैरेटिव नहीं होता। तो ये मोर गलत है, इस मोर को हटा दीजिए, बेटर इनफ है, बेटर की ही जरूरत है, मोर बेटर नहीं होगा। तो केवल बेटर में काम चलेगा। देखो बेटर के पहले मोस्ट भी नहीं लगेगा, बेटर ही केवल लगेगा, मच मोर बेटर, फिर वही बात आई, ठीक है। द बेस्ट लगाओगे तो देन कहाँ जाएगा, तो ये भी नहीं लग पाएगा, किसी कीमत पर बेटर लगेगा। आई होप ये किसी का गलत नहीं था। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में क्या है, पैसिव वॉइस। यहाँ देखो लिखा हुआ ना पैसिव वॉइस। तो पहले हम देखते हैं कि द टीचर, हम पैसिव वॉइस करते समय यही तो देखते हैं, डिड नॉट अलाउ। वर्ब देखते हैं, द स्टूडेंट्स टू लीव द लेक्चर, डिड नॉट। हम क्या क्या बताते थे, रोज रोज बताते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म रखी हो तभी वाज वर्ड लगेगा, और डिड नॉट लगा तो देखो डिड लगा हुआ, तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, वाज लगाएंगे या वर लगाएंगे। तो एक लिख दे रहा हूँ, अब यहाँ स्टूडेंट्स लिखा है ना, स्टूडेंट्स लिखा है तो वाज नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल हो जाएगा, तो वर लगेगा। अच्छा इसमें नॉट है तो नॉट भी लगा दोगे, वर होगा नॉट होगा। और ये अलाउ का क्या हो जाएगा, अलाउड होगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही होती है। देखो गड़बड़ हो गया, OWED होना चाहिए था ना, वर नॉट अलाउड। तो पहले आप वर नॉट देखो, आर देखो, अब डिड है ना, तो डिड पास्ट में होता है, उसका आर तो हो नहीं सकता। अच्छा डिड का हेड भी नहीं होगा, क्योंकि डिड का हेड कब बनता है, पास्ट, सॉरी, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं फिर ही हेड बना दिया, नहीं हो सकता। वर नॉट अलाउड, यही एक चांस है जहाँ पे वर नॉट अलाउड लिखा हुआ है, ठीक। इतने से हमारा काम बन गया आज। अगला आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या है, एक इडियम दिया हुआ है, लेकिन क्या करना है, इडियम की मीनिंग बतानी है, उसके लिए सुटेबल इडियम लगा। यहाँ क्या दिया है, मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम फॉर द अंडरलाइन सेगमेंट। अंडरलाइन केवल एक वर्ड दिया हुआ, सीक्रेट, ठीक। पूरा पढ़ लेते हैं वैसे। द सर्वेंट्स नो द सीक्रेट ऑफ द फैमिली दे आर वर्किंग फॉर, ठीक है ना। जिस परिवार के लिए काम करते हैं वो नौकर, उस परिवार के सीक्रेट्स को वो जानते हैं। जाहिर सी बात है, काहे नहीं जानेंगे भाई, उसी परिवार में काम करते हैं। तो सीक्रेट के लिए आप कौन सा वर्ड इसमें से लगाएं, कौन सा इडियम यूज करेंगे। अब देखो पहला है इन्स एंड आउट्स। तो इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या होता है, डिटेल, ठीक है ना, डिटेल या डिटेल हो सकता है। लैटिन एंड ग्रीक का मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट। जैसे सपोज करो हम कहीं गांव में रहते हैं और हिंदी भाषी हैं, ठीक है, हमने अंग्रेजी भी नहीं पढ़ी है, तो लैटिन और ग्रीक हमारे लिए क्या होगा, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो हमारे लिए क्या है, काला अक्षर भैंस बराबर। आर लैटिन एंड ग्रीक ये कहते हैं ना, जैसे हमको फ्रेंच नहीं आती तो हम यही कहेंगे ना, फ्रेंच इज आर लैटिन एंड ग्रीक फॉर मी। तो फ्रेंच मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। कुछ कोई इसमें गाली भी दे रहा होगा हंस के, तो हमको लगेगा हमारी कोई तारीफ कर रहा है, ठीक। तो लैटिन एंड ग्रीक ये यहाँ पे सुटेबल नहीं है। हार्नेट्स नेस्ट क्या होता है, हार्नेट क्या होता है, बर्रैया का नाम सुना है, कभी किसी डिस्कशन में मैंने दिखाया था बर्रैया आप लोगों को, आज फिर देख लीजिए। तो ये काली लाल दो कलर में होती है, काट लेती है जिसको, तो उसको मज़ा आ जाता है। फिर भाई मन कर रहा तो एक बार बर्रैया से कटवा के देख लो, और जिन्हें काटी होगी उनको तो समझ में आ रहा होगा। तो हार्नेट्स नेस्ट का मतलब होता है नेस्ट, घोंसला, उनकी कॉलोनी जिसमें रहते हैं ये लोग। अच्छा मतलब इसका क्या होगा, हार्नेट्स नेस्ट का मतलब, अब देख रहे हो ना, शहद का छत्ता या बरैया के छत्ते में उंगली कर दो तो क्या होगा, मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, सोर्स ऑफ ट्रबल भी कह सकते हो इसको। लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब क्या होता है, समरी, संक्षेप में, जब हम कहते हैं ना किसी चीज़ के संक्षेप ये लगता है, तो समरी कह सकते हो, संक्षेप, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लगा सकते हो, ये हम चार बता दिए। तो इस सीक्रेट्स के लिए क्या लगाओगे, इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या हुआ, वही होता है। इन्स एंड आउट्स का मतलब वो राज की बातें होती हैं या डिटेल होता है किसी का, तो सीक्रेट के लिए यही वाला ऑप्शन लग पाएगा, ठीक है। अब ये ना जानना कि डिटेल मतलब ओपन नहीं होता, जैसे आप लोगों को लग रहा होगा डिटेल, इन डिटेल, डिटेल का मतलब क्या होता है जिसको सब लोग जानते, नहीं, डिटेल वो चीज़ नहीं है जिसको सब लोग जानते हैं। डिटेल का मतलब क्या होता है, कुछ मतलब बहुत जो ये कह सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो चीज़ हो जाती है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका ऑप्शन यही होगा। नेक्स्ट चलती है, आपका अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पे एरर लिखा हुआ दिख रहा है, तो काम समझ में आ गया।
वाशिंगटन इरविंग्स राइटिंग कैरियर स्टार्टेड एट द टेंडर एज ऑफ 19। अभी तक तो कोई गलती नहीं नजर आई। वाशिंगटन इरविन का राइटिंग कैरियर शुरू होता है 19 साल की नाजुक उम्र में। 19 साल की उम्र नाजुक तो नहीं होती है, लेकिन चलो। व्हेन ही ज्वाइंड, अब यहाँ स्टार्टेड पास्ट में है, ज्वाइंड भी पास्ट में, यहाँ भी दिक्कत नहीं है। व्हेन ही ज्वाइंड हिज ब्रदर पीटर्स न्यूज़पेपर द मॉर्निंग क्रॉनिकल एज जर्नलिस्ट। अच्छा, व्हेन ही ज्वाइंड हिज ब्रदर्स पीटर्स न्यूज़पेपर द मॉर्निंग क्रॉनिकल, ठीक है। मॉर्निंग क्रॉनिकल न्यूज़पेपर का नाम है, इसके पहले दा लगा है, ये भी ठीक है। अब यहाँ देखते हैं एज जर्नलिस्ट, हाँ यहाँ गलत हो गया। एज जर्नलिस्ट में हमें क्या होगा, एज अ जर्नलिस्ट। यहाँ जर्नलिस्ट के पहले आ लगना जरूरी है। पूछोगे क्यों आ लगना जरूरी है? देखो भाई, जर्नलिस्ट क्या है, सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन है। ये क्या है, सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन है। तो जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो उसके पहले कोई ना कोई डिटर्मिनर चाहिए। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, दिस, दैट, दीज, दोज, माई, योर, हिज, हर, अ, एंड, द, कुछ चाहिए, खाली नहीं लगता है ये। तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाना होगा, अ। एज अ जर्नलिस्ट, जब उन्होंने अपने भाई का न्यूज़पेपर एक जर्नलिस्ट के रूप में ज्वाइन किया था तो एज अ लगना चाहिए था। तो क्या गलत, तो एज अ जर्नलिस्ट होना चाहिए था। क्लियर हुआ ना, समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ये तो देख के ही पता लग रहा है क्या करना है, ठीक है। तो आ जाओ। 9 है अरेंजमेंट, पढ़ना पड़ेगा, पढ़िए जरा तो। इसाबेल सा अ स्ट्रेंज रैबिट रनिंग थ्रू द बसेज। इसाबेल एक लड़की है, उसने एक स्ट्रेंज रैबिट को झाड़ियों से होकर के दौड़ते हुए देखा, ठीक है। चलो, फॉलोइंग इट, फॉलोइंग इट का मतलब इसके पीछे पीछे गई, इसका पीछा किया। तो पहले देखा होगा फिर पीछा किया होगा, तो ए के बाद बी लगेगा। फॉलोइंग इट कौन, रैबिट। तो इसके पीछे पीछे जाते हुए सी फाउंड अ डोर, उसको एक दरवाज़ा मिलता है। सी ओपनड विद द हेल्प ऑफ कीज, चाबियों की मदद से उसने वो दरवाज़ा खोला, ठीक है। चलो, इसके बाद लिखा आफ्टर दैट शी फेल्ट अ स्ट्रेंज सेंसेशन इन हर बॉडी। उसके बाद उसको अपनी बॉडी में एक अजीब तरह की सेंसेशन, एक तरह से अजीब सनसनी महसूस होती है। आफ्टर दैट का मतलब क्या हुआ, किसके बाद, दरवाज़ा खोलने के बाद। तो हमको तो ये बे के बाद सी ठीक लग रहा है। आगे लिखा कि सी थॉट एज इफ शी वाज इन ड्रीम, उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो सपनों में है। तो यही चीज़ तो सेंसेशन है। तो सेंसेशन को फॉलो कर रहा है, वो जो सोच रही है कि ऐसा लग रहा था जैसे वो सपनों में। इसमें ABCD एकदम क्रम से लगा हुआ, एक के बाद एक, एक के बाद एक, यही लग जाएगा, ठीक है ना। ये से ही स्टार्ट होना है और कोई स्टार्ट नहीं कर पा रहा है ना बच्चा। एक बार मैं आपको और क्लियर कर दूँ इसको, आपके मन में थोड़ी शक, शुबहा, डाउट, शंका कुछ हो सकती है तो ये निपटा लो। चलो दिखाते हैं आपको। एक अगर स्टार्टर वाला पॉइंट देखोगे तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। फॉलोइंग इट का मतलब क्या हुआ, इसके पीछे, इसके बाद। देखो फॉलोइंग इट करोगे, जाहिर सी बात है, तो किसके बाद कोई घटना होनी चाहिए। आफ्टर दैट मतलब इसके बाद। और यहाँ लिखा सी थॉट, सी कौन है, सी यही है, इसाबेला है। तो मतलब ये यही है ए वाला जो पहला सेंटेंस हो सकता है। और यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से एक ही है जिसमें एक पहला ए है। अब हो गया ना क्लियर। चलिए आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो, 10वां है। 10वें में आपको एंटोनीम बताना है। किसका, ये जो ब्रैकेटेड पार्ट है इसका एंटोनीम, यहाँ देखो इसका एंटोनीम कहाँ लगाना है, यहाँ पे लगाना है। अब समझ गया ना क्या करना है। चलो, आफ्टर द रेन स्टॉप्ड, जब बारिश रुकती है, द एयर स्मेल्ड फ्रेश, तो हवा क्या लग रही थी, तो ताज़ी हवा लग रही थी, स्मेल्ड फ्रेश एंड क्लीन। एंड द सन, और सूरज क्या कर रहा था, स्टार्टेड आउट, स्टेयर्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड। स्टेयर का मतलब क्या होता है, घूर कर देखना। बाद देखो बारिश बंद होने के बाद सूरज धरती को कैसे देखता है, घूर कर, मतलब और तेज निगाह से देखता है, ऐसा लगता है जिसे खा जाएंगे। तो ये घूर कर देखने के लिए। अब इसका अपोजिट लगाओगे तो क्या होगा, छुप कर देखने के लिए, या छुप कर देखना, या कहीं मतलब थोड़ा सा देखना, जरा सा, खुल के नहीं देख रहा। क्योंकि जब बारिश हुई आसमान एकदम साफ हो गया तो और साफ दिखाई देगा ना खूब। चलिए,
पीक का मतलब क्या होता है? झांकना। झांकने का मतलब क्या होता है? खिड़की नहीं, खिड़की से नहीं, आप कहीं की होल से झांक रहे हो, समझ गए ना? की होल से झांकना, हाँ, तो की होल से झांकना। तो ये घूर कर देखना, खूब खुल के, कोई घूर के देखेगा तो खुल के देखेगा ना, छुप के थोड़ी देखेगा। और पीक मतलब क्या हुआ? छुप के, झुक के देख, मतलब कहीं से झांकना, कम जगह है ना, की होल वगैरह से झांकना है। तो ये स्टेयर का एंटोनिम तो लग रहा है। और देख लेते हैं। ऑब्जर्व का मतलब, अच्छा ऑब्जर्व करोगे तो खूब ढेर सारा करोगे। स्पाई, जासूसी करोगे तो जरा सा थोड़े देखो, स्पाई करने में आप खूब ढेर सारा देखोगे तभी तो स्पाई करोगे, जासूसी करोगे। सर्वे करना भी विधिवत होता है। तो देखो भैया, ये सब का सब ना खूब विधिवत देखना होगा, और ये स्टेयर भी विधिवत देखना होगा। और पीक का मतलब क्या होता है? ये विधिवत नहीं देखते हैं। जब आप की होल से देखते हैं तो किसी आदमी को विधिवत नहीं, थोड़ा सा देख पाते हैं, मुंह देख पाते हैं कभी कभी केवल। तो एंटोनिम वही होगा पीक वाला। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? फिर से खाली जगह भरना है, लेकिन अब की बार क्या है? अप्रोप्रिएट होमोफोन लगाना है। ठीक है, ये देखो इतने रेज दिए हुए हैं, तो पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले रेज का मतलब क्या हो? डेमोलिश। डेमोलिश समझ रहे हो? जैसे कहीं बुलडोजर लगा हो और बिल्डिंग ढकेल रहा हो तो उसको कहते हैं डेमोलिश करना। RAYS, रेज, ये क्या होता है? रे किरण होती हैं, फिजिक्स पढ़े होगे तो ये होगी। और ये रेज RAIS, रेज का मतलब क्या होता है? ऊपर की ओर उठाना। और पैसा वगैरह होता है तो इकट्ठा करना, रेज मनी, रेज फंड, पैसा इकट्ठा करना। और ये जो RAS है, एक्चुअली ये इसी का है, लेकिन ये रेज जो है ना वो थोड़ी, अब स्पेलिंग ये वाली नहीं, ये वाली ज़्यादा काम चलाऊँ, ये भी है, लेकिन ये वाला RAZE वाला ज़्यादा सही माना जाता है। अगर दोनों दिया हो तो RAZE वाला लगाना, यही होता है सही मामले में डिमोलिश करने के लिए। तो आप देखते हैं कौन सा मतलब लगेगा कि डेवलपर्स रेज द, अब रेज तो लिखा है ना, कौन सा रेज लगेगा? देखें, रेज द ओल्ड बिल्डिंग्स ऑन द साइट टू मेक वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन। जो डेवलपर्स होते हैं वो पुरानी बिल्डिंगों को कंस्ट्रक्शन साइट से डैश कर देते हैं वहाँ पर नया कंस्ट्रक्शन करने की। तो जाहिर सी बात है गिरा देंगे, डेमोलिश कर देंगे, तो हमारा यही वाला होगा। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 12। अब इसमें देखो ये ABCD दिया ही है तो हम समझ तो रहे ही हैं क्या करना है। चलो पढ़ते हैं। लिखा है द न्यू मूवी वाज हाईली एंटिसिपेटेड बाय फैंस ऑफ द फ्रेंचाइज। ठीक है, तो जो नई मूवी आ रही थी वो बहुत ही ज़्यादा, बहुत हाईली एंटिसिपेटेड थी, किसके द्वारा? फैंस के द्वारा। ठीक, अब आगे लिखा एज द लाइट्स डिम्ड। अब मान लो आप थिएटर में बैठे हो ना, थिएटर में बैठे हो तो उसके बाद लाइट डिम होती है। लाइट डिम होती है तो पहले जब तक लाइट जल रही है तब तक एक दूसरे से लोग बतिया रहे हैं, कड़बड़ 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 कर रहे होते हैं। जब लाइट बुझती है तो सब लोग चुप हो जाते हैं देखने के लिए, आहा देखो अब क्या आ रहा है सामने। कोई बोल रहा होता तो उसको हिला के कह यार चुप रहो, देखो फिल्म चल रही है। तो ये होता है ऑडियंस ग्रू क्वाइट। ठीक, आगे हो गया एंटिसिपेशन, मतलब खूब सोच रखे थे वो लोग, ऐसी होगी वैसी होगी ये सब। उसके बाद होगा एज द मूवी बिगेन। अच्छा लाइट डिम हुई, यहाँ क्या हो गया? लाइट डिम हुई, और यहाँ क्या हो गया? मूवी शुरू हुई विद एन एक्साइटिंग एक्शन सीक्वेंस दैट हैड द ऑडियंस ऑन द एज ऑफ देयर सीट। और मतलब इतना एक्साइटिंग सीन था, सब लोग एकदम सीट के एज, सीट के एकदम किनारे पे आ जाते हैं, तब देख कंसंट्रेट होकर देखने लगते हैं ना लोग। उसके बाद क्या हुआ? द मूवी थिएटर वाज पैक्ड विद पीपल ईगर टू सीट। पूरा मूवी का जो पूरा थिएटर लोगों से खचाखच भरा हुआ था, लोग देखना चाह रहे थे इसको। तो थिएटर पहले खचाखच भरेगा, पहले नहीं, पहले ए होगा। जो नई मूवी आ रही है लोग उसके बारे में बहुत ज़्यादा एंटिसिपेट कर रहे हैं, और आ गई तो डी वाला होगा। थिएटर पूरा ऑडियंस से खचाखच भरा हुआ था। फिर क्या होगा? तो पहले एक्शन होगा, पहले लाइट डिम होगी, तो पहले लाइट डिम होगी, पहले ए डी के बाद बी होगा, लाइट डिम होगी, उसके बाद सब लोग एकदम कंसंट्रेट होके अब कुर्सी पे कोहनी लगाए एकदम किनारे बैठे एकदम ताके जा रहे हैं, एक मतलब सीन भी निकलना नहीं चाहिए। तो ADBC लगा दो आप, ये वाला होना चाहिए ना आपका। ठीक है, गड़बड़ हुआ होगा तो डी लगाने में गड़बड़ाए होगा कहीं पे, पर ए के बाद ही डी लगाना है वो। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पे है और इसमें पूछ रहे हैं करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। तो करेक्टली स्पेल्ड सस्पिशन सारा का सारा दिया है, तो सस्पिशन की जो स्पेलिंग सही है वो पहली वाली है। धीरे से सब पहले समझो। वैसे सस्पिशन में SUS होता है, पहले तो ये बात समझ लो। अच्छा डबल S नहीं, सिंगल S होता है। फिर P लगाओगे PI होगा, और उसके बाद CI होगा।
सस्पिशन होता है, CION होता है, ठीक है। इसमें कोई भी डबल लेटर नहीं है, पहली बात समझ लो। तो डबल लेटर देखो, यहाँ डबल लेटर है, यहाँ डबल लेटर है, दो डबल लेटर कहीं नहीं है। अच्छा, इसमें डबल लेटर तो कोई नहीं है, लेकिन CON कर दिया तो सस्पिशन नहीं तो सस्पिकन हो जाएगा। क्यों होता ऐसा है ना कि C के बाद अगर आप A लगा देते हो या U लगा देते हो या O लगा देते हो तो जो C है ना वो का हो जाता है, तो सस्पिशन नहीं तब सस्पिकन हो जाएगा। और जब C के बाद I लगाए हो तो सस्पिशन रहेगा, ठीक है। इसी C के बाद जब हम लोग क्या लगाते हैं, I लगाते हैं या E लगाते हैं या Y लगाते हैं, तब इसको हम लोग सा पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सस्पिशन होता है, सस्पिकन तो होता नहीं है, ठीक है। चलो, ये एक एक्स्ट्रा जानकारी दे दी आप लोगों को। बढ़ते हैं आगे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है देखो, अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम किसके लिए, फॉर द अंडरलाइंड सेगमेंट, ये स्ट्रेंज पर्सन। तो स्ट्रेंज पर्सन के लिए आपको एक इडियम लगाना है। जरा और क्लियर करते सिचुएशन। श्रुति इज अ स्ट्रेंज पर्सन बिकॉज ऑफ हर एटीट्यूड। तो अपने एटीट्यूड की वजह से, जैसा भी उसका एटीट्यूड होगा, अपने एटीट्यूड की वजह से वो बड़ी स्ट्रेंज, बड़ी अजीब, मतलब सबसे हट के एकदम से अलग प्राणी है, मतलब किसी के जैसी नहीं है। तो चलो देखते हैं। वो वन मैन, देखो वन मैन तब कहा जाता है ना कि जब तक कोई एक आदमी पूरा काम अकेले संभाल लेता है। अब सुना होगा ना वन मैन शो या वन मैन आर्मी, जब मतलब अकेला एक आदमी सारा काम कर ले, वन मैन होगा। स्कारलेट वुमेन, स्कारलेट वुमेन थोड़ा नेगेटिव वर्ड होता है, देखिए, पर आप लोग समझदार हो, बताना तो पड़ेगा मुझे। जो स्कारलेट वुमेन होती है, उस मतलब जिसको हम स्कारलेट वुमेन कहते हैं, तो वो वुमेन जो होती है थोड़ी नोटोरियस होती है। नोटोरियस मतलब बदनाम होगी। और बदनाम किसके लिए होगी, देखिए, वो बदनाम होती है अपने मतलब सेक्सुअल एनकाउंटर्स के लिए, मतलब विद मेनी पीपल, अपने सेक्सुअल एनकाउंटर्स के लिए वो बदनाम होती है, उसी को स्कारलेट वुमेन कहते हैं। क्वियर फिश का मतलब क्या होता है, विचित्र। विचित्र का मतलब एकदम से अजूबा, अनोखा, जो सबके जैसा ना हो, तो यही स्ट्रेंज पर्सन होगा, क्वियर फिश। स्ट्रामैन कौन होता है, देखो, स्ट्रामैन ऐसा व्यक्ति होता है ना जो अपने कभी वो इलीगल काम करता है तो उसको सबसे छुपा के रखता है, सीक्रेट रखता है, या इलीगल नहीं हो तो कोई भी उसका काम होगा तो उसको अपना छुपा के ही रखता है वो, ठीक है, सीक्रेट रखेगा, अपनी एक्टिविटीज़ को सीक्रेट रखता है स्ट्रामैन, ठीक है। चलिए आगे, अब अगला क्वेश्चन है आपका 15। तो 15 में फिर से वही अरेंजमेंट है, देखते हैं। लिखा है द इम्पोर्टेंस, किसका इम्पोर्टेंस, टू बी ट्रीटेड शुरू नहीं हो सकता, ऑफ ट्रीटिंग अदर पीपल ये भी शुरू नहीं हो सकता, नाउ ही नोज, हाँ ये स्टार्ट कर सकता है, एज ही वुड लाइक, एज ही वुड लाइक के बाद क्या लगाएगा, एज ही वुड लाइक टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मतलब क्या लगा, टू बी ट्रीटेड, यानी कि ई के बाद हम क्या लगा दें, बी लगा दें, ये बात तो पक्की हो गई। और शुरुआत किसके हो रही है, डी से। नाउ ही नोज, क्या जानता है, जानने का ऑब्जेक्ट क्या होगा, द इम्पोर्टेंस। नाउ ही नोज द इम्पोर्टेंस, मतलब डी से हम शुरू कर रहे हैं, नाउ ही नोज द इम्पोर्टेंस, उसके बाद ए लगा दो, इम्पोर्टेंस किसकी, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीटिंग अदर पीपल, तो सी लगा दो, DAC हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ लगेगा ना एज, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसे पसंद है, तो एक तो DAC का हो गया और दूसरा EB का हो गया, और जाहिर सी बात है ई से शुरुआत नहीं होगा, ठीक है ना, शुरू डी से ही होगा, एक ही ऑप्शन है डी से शुरू होने वाला। और देखो, शुरुआत अगर हम देखे होते कि एक ही से स्टार्ट हो सकती है, तो ऑप्शन एक ही मिल ही रहा है डी से स्टार्ट होने वाला, ठीक है ना, समझ गए। तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, पूरा सेंटेंस बनेगा नाउ ही नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीटिंग अदर पीपल एज ही वुड लाइक टू बी ट्रीटेड। क्लियर है ना। चलिए, सेंटेंस हमारा मीनिंगफुल और अच्छा सा बन गया है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट में क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो ये सेंटेंस क्या दिया हुआ है कि अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय द नोबिलिटी, मतलब एक ऐसी सरकार जिसमें कुलीन लोग, नोबिलिटी का मतलब क्या होता है, कुलीन, एरिस्टोक्रेट लोग जो होते हैं, ठीक है ना, नोबिलिटी को क्या कहते हैं, एरिस्टोक्रेट। एक ऐसा मतलब कुछ लोग होते हैं, मतलब ऊंचे रईस खानदान में पैदा हुए लोग होते हैं, तो यही लोग, इन्हीं लोगों का शासन पर पूरा प्रभाव होता है, पूरा प्रभुत्व होता है, एरिस्टोक्रेसी कहते हैं इसको।
तो ये क्या हो गया, एरिस्टोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है, जो रूलर होगा वो होगा इलेक्टेड बाय पीपल, तो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाय पीपल। ये गणराज्य होता है, गणतंत्र होता है। गणतंत्र मतलब राजा जो होता है वो बाई बर्थ नहीं होता। द रूलर या किंग विल नॉट बिलोंग टू एनी रॉयल फैमिली, मतलब सन ऑफ किंग विल नॉट बी द किंग। उसमें क्या होगा, किंग चुना जाएगा। जैसे किंग पहले होते थे, प्रेसिडेंट होते हैं, तो वो चुना जाता है। रूलर हेड ऑफ स्टेट विल बी इलेक्टेड बाय द पीपल, वो सीधे चुना हुआ होगा, तो उसको रिपब्लिक कहते हैं। ठीक है। और नोबिलिटी अभी बताया तो थे, ये नोबिलिटी एरिस्टोक्रेट्स होते हैं। अब देखो, अब तुम कहोगे कि ये आंसर कैसे होगा, इसमें नोबिलिटी भी दिया हुआ है, वो भी दिया हुआ है, तो कहीं कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा कि हम नोबिलिटी लगाएं कि एरिस्टोक्रेसी लगाएं। देखो, अब इस बात पर भी बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। अब देखो, जैसे लिखा है कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जब आप बताओगे तो क्रेसी तो लगाना पड़ेगा, बिना क्रेसी के तो काम नहीं बनेगा। तो डेमोक्रेसी और एरिस्टोक्रेसी और रिपब्लिक हो गया, ये तीनों तो हो गए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नोबिलिटी कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। नोबल्स की जो गवर्नमेंट होती है उसको एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है, ना कि नोबिलिटी। ठीक है ना। नोबिलिटी क्या है, एक वर्ग है, एक क्लास है सोसाइटी का, और एरिस्टोक्रेसी है एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। तो नोबिलिटी, दिस विल नॉट बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। द सुटेबल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर का। इसमें भी क्या कर रहे हैं, करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन क्या हुआ, एपिडेमिक। अच्छा, एपिडेमिक क्या होता है, देखो 3 डेमिक। अच्छा, सेंटेंस पहले पढ़ लो तब बताएं। The World Health Organization has finally issued guidelines to prevent the spread of the COVID-19 epidemic. एपिडेमिक जानते क्या होता है, एक्चुअली एपिडेमिक होती है महामारी। अब ये कई तरह की होती है। एक एंडेमिक होती है, एंडेमिक, एक एपिडेमिक। देखो यहाँ पे ठीक से बना नहीं, एंडेमिक समझ जाना। एक एपिडेमिक होता है और एक पैंडेमिक होता है। ठीक है ना, पैंडेमिक थी ये, पैंडेमिक। ठीक। अब एंडेमिक का मतलब क्या होता है, स्प्रेड इन अ स्मॉल एरिया। एपिडेमिक का मतलब क्या हुआ, स्प्रेड इन अ लार्ज एरिया, कवरिंग कंट्री, अ स्टेट, ऐसे कह सकते हो। और पैंडेमिक का मतलब क्या हुआ, पैन, वर्ल्ड पूरा, मतलब मोर देन 2-3 कंट्रीज, तब पैंडेमिक हो जाता है। अच्छा, आ जाओ अब एपिडेमिक का मतलब यहाँ से ढूंढो। A large number of people or animals suffering from the same disease at the same time, ये हो तो गया हमारा आंसर एपिडेमिक। नीचे लिखा इन्फेक्शन विच इज काज्ड बाय वायरस। ऐसा नहीं होता, कैसे भी हो सकता है, बड़ी लार्ज एरिया में फैला हो बस। एन इन्फेक्शन दैट स्प्रेड स्लोली, धीमे से नहीं बढ़ता, तेजी से बढ़ता है। डिजीज विच लास्ट फॉर मोर देन 50 ईयर्स, ऐसी बीमारी जो 50 साल से ज़्यादा चले, तो 50 साल में सब साफ ही हो जाएंगे। ये नहीं होगा, ये इसमें पहला वाला ऑप्शन होगा। ठीक है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है पैसिव वॉइस में चेंज करो। अच्छा, यहाँ लिखा है द प्रोफेसर असाइंस द होमवर्क एवरी वीक। ये टाइम हो गया, एवरी वीक हमारा ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनेगा। असाइन से देखो, वर्ब में क्या लिखा हुआ है, एस लगा हुआ है। वर्ब में एस लगने का मतलब मैंने आपसे बताया था कि हेल्पिंग वर्ब इज एम-आर हो जाएगी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। और असाइनमेंट, ये होमवर्क क्या है, सिंगुलर है तो इज असाइंड होगा। तो सबसे पहले देखो इज के बाद ये असाइनिंग नहीं होता, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है पैसिव में। अब इज का विल नहीं होगा ना यहाँ पे, असाइन में फिर से देखो वर्ब में एस लगा दिया तो गलत। एक ही ऑप्शन है इज असाइंड का, यहाँ देख लो। ठीक है, तो आंसर आपका कौन सा रहा, चौथा। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का। 19 नंबर में इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, देखो ये दिया हुआ इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। लिखा है द स्पेशल टास्क फोर्स विल कंडक्ट अ थारो प्रोब इन द लैंड स्कैम केस विच हैज मिस्टर लखनलाल एज अ प्राइम एक्यूज्ड। इसमें किसकी स्पेलिंग गलत है, तो ये जो अक्यूज्ड है ना वो गलत है भैया। इसकी स्पेलिंग ACCUSEDROP होता है ना, अक्यूज्ड।
तो आंसर कौन सा होगा आपका, ये वाला हो गया, चौथा वाला। ठीक है ना, इसकी तो स्पेलिंग जानते ही रहे होगे ना यार आप लोग, इसमें क्या बताना रह गया। ठीक है, चलो फालतू क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका एंटोनीम ऑफ द, एंटोनीम, ये इसको जो अंडरलाइन वर्ड है इसको आप एंटोनीम यहाँ पे लगाना है। ठीक है, सिचुएशन जरा देख लेते हैं। द न्यूली सेलेक्टेड सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी, पार्टी के अभी अभी सेलेक्ट किए गए एक सेक्रेटरी हैं, हैज़ आ या एन, ठीक, चूंकि चेंज करना है दो सिचुएशन आ जाएगी। इम्पिकेबल इमेज अमंग द पब्लिक, इनकी लोगों के बीच में, भीड़ के बीच में जो इमेज है वो कैसी है, बहुत ही इम्पिकेबल है। तो इम्पिकेबल का मतलब क्या हुआ, बेदाग। क्या कहोगे आप, एकदम लिख दूं, हिंदी का ये वर्ड बहुत अच्छा लग रहा है सिचुएशन पर। इनकी लोगों में बड़ी बेदाग छवि है। बेदाग छवि का मतलब होगा इनके ऊपर कोई अभी तक आरोप नहीं लगा है। ठीक है, ऐसे हैं, एकदम स्वच्छ साफ छवि वाले लोग हैं। चलिए, तो रिफर्बिश्ड, रिफर्बिश्ड का मतलब जानते हो, एक वर्ड सुना होगा, रेनोवेट करना। रेनोवेट का मतलब क्या होता है, जैसे पुराना घर होता है तो कुछ टूट फूट जाता है कहीं पर, गेट वेट और ये सब, तो गेट वेट की मरम्मत करवा दो, जंग जाली वाली साफ़ करा दो, दरवाजे फिर से पॉलिश करा दो, टूट फूट में पुट्टी उट्टी भरवा के पॉलिश करवा दो, तो एक होता है नहीं, उसको रिनोवेट कर दिया, नए ढंग से कर दिया, तो उसी को कहते हैं रिफर्बिश्ड कर। ठीक, तो ये हमारा फिलहाल आंसर नहीं हो रहा है यहाँ पे। ब्लेमिश का मतलब क्या होता है, ब्लेमिश मतलब बदनाम होता है, कलंकित कह सकते हो, ब्लेम लगना, उसी से बना है ब्लेमिश, मतलब जिनकी बदनामी हुई हो, जो बेदाग नहीं, दागी कह सकते हो, दागदार हैं, इनके दामन पर काली लगी हुई है। ठीक है, तो ये एंटोनीम तो हमारा यही होगा ना, ब्लेमिश। अब इररेजिस्टिबल देख लो, इररेजिस्टिबल का मतलब हुआ कि कोई ऐसी चीज़ जिसको हम रोक नहीं सकते, कंट्रोल ना कर पाए। जैसे सपोज करो एक मिनट के लिए कि आपको समोसे खाने का मन कर रहा है, अब समोसे खाने का मन कर रहा है, बारिश हो रही हो और धीमी धीमी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, समोसे खाने का मन कर रहा हो। अब एक मन में सोचा, अरे यार कौन जाए, फिर थोड़ी देर मन कर रहा, चलते हैं, मौसम बहुत बढ़िया बना है, चले गए समोसे खाने। तो आप समोसे खाने की इच्छा को आप दबा नहीं पाए, वही होता इररेजिस्टिबल डिज़ायर, मैनिया हो जाता है। फिर आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, मनमाना, जो मेरा मन करेगा वो करूँगा, ये आर्बिट्रेरी होता है। ठीक है, तो चलो ये ब्लेमिश आपका ऑप्शन हो गया। चल आगे चलते हैं। 21 से 25 वही पुरानी कहानी है, एक पैराग्राफ, 5 खाली जगह हैं, ऑप्शन उसके। ठीक है, तो बार बार वही क्या दोहराऊं। चलो, लिखा हुआ है इसमें, अपग्रेडिंग द हायर एजुकेशन सेक्टर, हायर एजुकेशन सेक्टर को अपग्रेड करना, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ पेटेंट्स फाइल्ड एंड कटिंग एज रिसर्च ग्रुप, रिसर्च आउटपुट इज डैश इन इम्प्रूविंग इंडियाज ग्लोबल रैंकिंग। अच्छा, आवर सस्टेनेबल डैश डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो सस्टेनेबल डैश डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है ऑन ह्यूमन रिसोर्स और क्वालिटी हायर एजुकेशन। अगर लोगों की, देखो बात आई ह्यूमन रिसोर्स की, ठीक, हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल के बाद यहाँ कोई एक एडजेक्टिव लगाना है, अभी देख लें। एक हमारा जो सस्टेनेबल डैश डेवलपमेंट है वो पूरी तरह से किस पर डिपेंड है, ह्यूमन रिसोर्स पर। और ह्यूमन रिसोर्स पर किस पर डिपेंड करेगा, जो हायर एजुकेशन है वो क्वालिटी का होना चाहिए। क्वालिटी हायर एजुकेशन बेस इज एसेंशियल, उसके लिए एक मतलब अच्छी क्वालिटी का हायर एजुकेशन होना चाहिए। एसेंशियल टू रीप द फुल बेनिफिट ऑफ आवर डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो हमारा जनगणना के हिसाब से, जो हमारा जनसंख्या के तौर पर जो हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, उसकी अगर पूरी फसल काटनी हो, अच्छी फसल काटनी हो, तो ये जो हमारे पास जनसंख्या है, जो आबादी है, वो कैसी होनी चाहिए, अच्छी, मतलब हायर एजुकेटेड और अच्छा हायर एजुकेशन होना चाहिए। अच्छा, इन हायर एजुकेशन, जब उच्च शिक्षा है, द स्ट्रेटजीज ऑफ द 12th प्लान, 12th प्लान तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो स्ट्रेटजी है, डैश ऑन टेक्निकल एजुकेशन, जो कि डैश करती है ऑन टेक्निकल एजुकेशन, डिस्टेंट लर्निंग, तो मतलब क्या हुआ, बेस्ड ऑन या फोकस करती होगी ये, और क्वालिटी रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी और क्यूरिकुलम कंटेंट, ये सब चीज़ें हो गई। फिर क्या है कि डैश एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड द प्राइवेट सेक्टर। देखो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों के हैं, तो ये जो एफर्ट्स होंगे क्या होंगे, वो ज्वाइंट एफर्ट होंगे, दोनों लोग इस पर कोशिश करें।
तो ज्वाइंट एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर आर नीडेड, दोनों की ज़रूरत है, टू डैश द प्लान्स एजुकेशनल गोल। तो अब ये गोल को क्या करते हैं, गोल को अचीव किया जाता है, लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर हम अचीव लगाएंगे, अचीव की मीनिंग का कोई दूसरा वर्ड लगा सकते हैं, लेकिन होगा इसी तरह का कोई वर्ड। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए अब हमें फिर इसको क्लियर करना पड़ेगा, हमने तो पूरी गोदागादी कर डाली है। चलो कोई बात नहीं, लो हो गया, ठीक है, हाँ ठीक है, चलो हो गया। अगला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन क्या, अब जो सामने है वही करोगे और क्या। क्वेश्चन नंबर ये है फिलहाल नंबर 1 में, यहाँ पे आपको क्या लगाना है, ठीक है। तो इन्होंने देखो एक बार फिर से पढ़ो, अपग्रेडिंग, पूरा मैसेज समझ में आ गया कि अगर हमको इम्प्रूव करना है, भारत की रैंकिंग इम्प्रूव करनी है, तो हमें अपनी एजुकेशन की क्वालिटी को अच्छा करना पड़ेगा। तो अपग्रेडिंग द हायर एजुकेशन सेक्टर स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ पेटेंट फाइल्ड, लिखा है कि कटिंग एज रिसर्च आउटपुट इज डैश इन इम्प्रूविंग। तो ऐसा जरूरी है, मतलब इंडिया की ग्लोबल रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए जरूरी है। जो जरूरी के लिए क्या लगेगा, अनरिक्वायर्ड तो हो नहीं सकता भैया, रिक्वायर्ड है, अनरिक्वायर्ड कैसे हो सकता है, यहाँ डिजर्विंग की ज़रूरत नहीं है, क्या होगा, एसेंशियल जरूरी, एसेंशियल लगेगा, फुलफिलिंग भी नहीं लगेगा, ये फुलफिलिंग है नहीं, बल्कि क्या है, ये नेसेसरी है इन इम्प्रूविंग, ठीक है, क्या हो गया, तो एसेंशियल लगेगा, ठीक है। ये वैसे यहाँ पे एक एसेंशियल लगा हुआ भी है, ठीक। तो अब दूसरे वाले फिलर के लिए क्या लगाओगे, ये देख लेते हैं। तो दूसरे फिलर की सिचुएशन क्या है, देखो यहाँ पर, आवर सस्टेनेबल डैश डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डैश डेवलपमेंट कैसा, सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट या पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इसमें से क्या करोगे। तो अभी तक चूंकि ह्यूमन रिसोर्स की बात हो रही है, बार बार ह्यूमन रिसोर्स की बात हुई, कहीं फाइनेंशियल बात तो हुई नहीं है, डेमोग्राफिक बात हुई है। देखो हर जगह क्या होगा, हायर एजुकेशन सुधारना है, ह्यूमन रिसोर्स ठीक करना है, हमारा डेमोग्राफिक, सब डेमोग्राफी पर अगर जा रहा है तो ये डेवलपमेंट कौन सा होगा, सोशल या इकोनॉमिक। इकोनॉमिक तो नहीं हो रहा है, ना पॉलिटिकल हो रहा है, ना साइकोलॉजिकल हो रहा है, हो क्या रहा है, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। पढ़ाई लिखाई इन सब की बातें करोगे तो सोशल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड वाला फेलर, ये रहा है, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि 12th 5 ईयर प्लान की बात है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात हुई। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2 डैश करती है, टेक्निकल एजुकेशन पर, डिस्टेंस लर्निंग पर, क्वालिटी रिसर्च पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, फैकल्टी पर और क्यूरिकुलम कंटेंट पर क्या करती है, अंडरस्टैंड करती है, अटेंड करती है, फोकस करती है, ये हो गया, फोकस करती है। डाइवर्ट करेगी नहीं, यहाँ पे उसको अंडरस्टैंड करेगी तो ऑन नहीं लगेगा, अटेंड के बाद ऑन नहीं लगेगा, यही फोकस है, जिसके बाद क्या लगा सकते हो, ऑन लगा सकते हो। तो ये ऑन लगा है, तो केवल यहाँ पे सुटेबल क्या है, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो इन सारी चीज़ों पर फोकस करती है, तो फोकस ऑन लग पाएगा, तो चौथा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन मतलब फिलर नंबर 4, यहाँ पे आ जाओ, डैश एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड प्राइवेट सेक्टर। तो कह रहे हैं ना कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का मिला जुला प्रयास, दोनों का ज्वाइंट एफर्ट। तो ज्वाइंट सस्टेन्ड एफर्ट होगा नहीं, कंप्रोमाइज्ड समझौता करने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, गैदर्ड इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट मतलब क्या होगा, दोनों का मिला जुला, दोनों एक दूसरे को सहयोग करके, एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस काम में कोशिश करें, कोऑर्डिनेशन होता है, दोनों एक दूसरे के सहयोगी होंगे, सहयोग करेंगे, तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट वो ज़्यादा सूटेबल था। नेक्स्ट आ जाओ फिलर नंबर 5 पे, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, इन्होंने कहा ऐसे एफर्ट की ज़रूरत है, नीडेड टू डैश द प्लान्स एजुकेशन गोल, ठीक है। तो ये दोनों का मिला जुला प्रयास जरूरी है 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 5 ईयर प्लान के एजुकेशनल गोल्स को पाने के लिए। तो रिमेन द गोल्स होगा नहीं, रियलाइज द गोल्स, रियलाइज करोगे कि रिलीज करोगे, रियलाइज करो, ठीक है, रिलीज तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ रियलाइज कर सकते हो। कंक्लूड द गोल्स, कंडक्ट द गोल्स नहीं होगा, यार सोचे तो थे हम, यहाँ लगेगा टू अचीव द गोल्स, अब अचीव टाइप का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो रिमेन, कंक्लूड, कंडक्ट में यही होगा रियलाइज। तो 5 ईयर प्लान का जो एजुकेशनल ग्रोथ था उसको रियलाइज करने के लिए हमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिला जुला प्रयास करना पड़ेगा, तो यहाँ रियलाइज करना ज़्यादा ठीक है उसको फील करने के लिए। क्लियर हो गया, तो ये पाँचों हम लोग भर चुके। आज आपका क्या था, सेट नंबर 21 × 25 कितना हो जाएगा बताओ, 220 नहीं 525 हो जाएगा ना, ये 525 हो जाएगा। क्लियर,
हम लोग इतने क्वेश्चन लगा चुके हैं अभी तक में। देखो शुरू किए थे तो 25 क्वेश्चन हुआ था, फिर 50 क्वेश्चन हुआ था, 25 25 25 50 करते करते 525 क्वेश्चन लगा चुके। 21 सेट खत्म हो गया, 40 सेट है। सेकेंड हाफ में हम लोग एंट्री मार चुके हैं, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा अपनी राय दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक वाइक भी कर दिया करो यार, कमेंट वमेंट भी कर दिया करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल वाले सेशन में। टिल द टेक केयर, थैंक यू।